जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आप सभी लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो भी भाई पहली बार आ रहा है इस चैनल पर, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि इन सभी वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इसके चैनल पे डाल दिया गया है। तो हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग डेली एक एक दो दो चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज भी हम लोग विज्ञान का दूसरा दिन है, जिसमें हम लोग दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल 2 चैप्टर पढ़े थे, आज 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। दूसरा पदार्थों की सामान्य गुण। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद फिर उसको देखेंगे। तो ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ, प्लीज़ आप लोग जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। फिर इसके बाद फिर हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ही चैप्टर गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? तो 11.2 मीटर प्रति सेकेंड। यदि एक चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? इस बार इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? यदि कोई भी ऊपर से एक सेब छोड़ा जा रहा है तो उस सेब की गति क्या होगी? तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, यानी कि जिस गतिमान से अंतरिक्ष यान चल रहा है उसी गतिमान से सेब भी चलेगा। अगला क्वेश्चन, यदि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। बात समझ में आया? तो यहाँ तक 3 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से पढ़े और बेहतर तरीके से। चलिए आ जाते हैं आगे चलते हैं। कह रहा कि देखिए, बॉक्स में ये बॉक्स वाला तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कि थोड़ा सा गलती हो गया भाई, एक सेकेंड यहाँ से। चलिए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्री बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है। पहली बात कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अपकेंद्री बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करते रहते हैं? तो अपकेंद्री बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्री बल के कारण। अपकेंद्री बल में हम लोग कल पढ़े थे, उसका एक उदाहरण था आपका जो वॉशिंग मशीन। अब देखिएगा, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्यों? इसको ध्यान से देखते हैं। कह रहा कि चंद्रमा पर पलायन वेग पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, इसलिए उसकी वेग कम होगा। जाहिर सी बात है, आप सभी लोग देखे होंगे कि जो जैसे कोई भी बड़ा पहिया छोटा पहिया वाला, अब छोटा पहिया वाला है तो ज़्यादा बार घूम लेगा, लेकिन बड़ा पहिया वाला एक ही बार घूमेगा तो ज़्यादा दूरी तय कर लेगा। तो उसकी त्रिज्या अधिक है, पृथ्वी की त्रिज्या अधिक है, इसलिए उसका पलायन वेग भी अधिक होगा।
चलिए, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? यानी कि भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है कि भार नहीं महसूस होता है। यानी जितनी गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, यानी कि एकदम शून्य हो जाएगा, तो आपको भारहीनता एकदम कम लगेगा। जैसे पानी में देखते हैं ना, कितना भी वजन रहे पानी के अंदर आप उसको उठा सकते हैं, क्योंकि उसकी गुरुत्वाकर्षण बल की मात्रा क्या हो जाती है, एकदम शून्य हो जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति के कारण ही उसकी भारहीनता एकदम खत्म हो जाती है। चलिए भाई, आ जाते हैं। आगे देखिएगा, करा कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, यानी कि बैठ करके झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। अब यह ध्यान रखिएगा, यदि कोई लड़का झूला झूल रहा है, कोई लड़की झूला झूल रही है, यदि वो बैठ करके झूलेगी तो उसकी आवर्तकाल ज़्यादा रहेगा। यदि वो जैसे ही खड़ा हो जाता है तो उसकी आवर्तकाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यदि एक लड़की झूले पर बैठने की स्थिति में रहे तो उसके आवर्तकाल अधिक होंगे, यदि वो खड़ी हो जाती है तो उसकी आवर्तकाल कम हो जाएंगे। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। अभी इसके पहले यही चीज़ था लोलक के जैसा, यानी कि जब उसकी लंबाई बढ़ेगी, जब उसकी लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, यानी कि इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अभी ठंडी के समय में वो क्या हो जाता है, लंबाई घट जाती है तो उसका स्पीड क्या जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो भी भाई पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी कमी है, कोई भी समस्या है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी भाइयों के पास, सभी बहनों के पास ये वीडियो पहुँचे और सभी का हेल्प हो। चलिए आ जाते हैं आगे। करा कि हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। जाहिर सी बात है भाई, यदि हवा में गिरा रहे हैं तो आपको जो भारी होगा वो जल्दी गिर जाएगा, जो हल्का होगा वो लेट से गिरेगा। यदि वही निर्वात में रहता तो आप उसको देख सकते हैं कि दोनों का भार बराबर रहता और दोनों एक ही साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आ जाते हैं आगे, देखते हैं। आगे देख लेते हैं भाई, थोड़ी सी यहाँ पे देखिए आगे क्या कर रहा है। चलिए भाई, अब देखिए करा कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। अभी मैंने बताया ना कि यदि वायु में आप किसी भी वस्तु को फेंक रहे हैं, दो वस्तुओं को फेंक रहे हैं, तो जिसका भार ज़्यादा होगा वो जल्दी गिर जाएगा। वही चीज़ निर्वात में, जहाँ पे वायु की उपस्थिति न हो, वहाँ से गिराया जाए तो चाहे कितना हो भारी रहे, चाहे कितना हो हल्का रहे, सभी एक समान गति से पृथ्वी पर वापस आएंगे। इतना बात समझ में आया भाई। चलिए आ जाते हैं आगे। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुव पर। पृथ्वी के ध्रुव पर पिंड का भार सर्वाधिक हो जाता है। पृथ्वी के ध्रुव पर पिंड का भार सर्वाधिक हो जाता है। चलिए आते हैं आगे। करा कि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई इसको, इस बार एक बार फिर से इसको समझते हैं
ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। चलिए देखिए, कह रहा कि यदि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी क्या हो जाए, कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा। इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होता है। तो सबसे अधिक किस पे होता है, तो पृथ्वी का भार ध्रुवों पे होता है। तो ये चीज़ अभी इसके पहले एक लाइन पढ़े हैं। चलिए आ जाते हैं अब आगे देख लेते हैं क्या है भाई। अगला क्वेश्चन क्या बनता है। चलिए लिफ्ट में, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला बात होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन बन रहा है और ध्यान से इसको समझिएगा। कह रहा कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है। यानी जब लिफ्ट में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है तो उसका भार सर्वाधिक कब महसूस होगा। तो देखिए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा होगा, तो जब लिफ्ट क्या होता है, ऊपर जाता है त्वरित गति से, तो आदमी का या किसी वस्तु का भार अधिक महसूस होता है। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, तो 24 घंटे होती है। कितनी होती है, 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य किसकी दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता, वर्तमान का 1/4 भाग होता। जैसे अभी 1/2 है, तो अब क्या होता है, 1/4 होता। सॉरी, इस टाइम 1 है तो इसके वर्तमान के 1/4 भाग होता। आगे देखिएगा, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो वर्तमान का, सॉरी क्वेश्चन वही था, एक बार रिपीट कर दिया गया आधे जगह से। खैर कोई नहीं, चलिए आगे चलते हैं। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है। लोलक की लंबाई पर, सुई की लंबाई पर तो निर्भर करती है। यदि सुई की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी आवर्तकाल कम हो जाएगा, यदि सुई की लंबाई कम होगी तो उसकी आवर्तकाल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। पृथ्वी देखिएगा यहाँ से, कह रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए ये कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक से लुप्त हो जाए तो क्या परिणाम होगा। पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार तो शून्य हो जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान है उसका अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, ठीक है, भार बदलता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। यहाँ से एक बार ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होता है, अधिकतम होता है, तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 होता है। अब जैसे मान लो आप यहाँ पे 6 किलो का है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। आपका वजन कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 1/6 भाग हो जाता है। यदि आप यहाँ पे 12 किलो के हैं तो वहाँ पे कितने किलो हो जाएंगे, कितने किलो हो जाएंगे भाई, उसका 1/6 नहीं, 12 का 1/6 निकाल लीजिए, 2 किलो का होंगे, ठीक है, 6 गुना का फर्क हो जाता है। तो आप वहाँ पे कितने होंगे, 2 किलो के होंगे। चलिए आगे चलते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार, जो पीसा है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है। यानी कि जो झुका हुआ मीनार है वो क्यों नहीं गिर रहा है। तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। जो उसको केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो तल के क्या है, अंदर है, इसलिए वो झुकी हुई है, लेकिन गिरती नहीं है। तो चलिए फिर आ जाते हैं आगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आ जाते हैं आगे, देखते हैं। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु
यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु का भार अपरिवर्तित हो रहेगा। कोई वस्तु ऊपर से गिराई जा रही है तो उसका भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्या होगा? ध्रुव की ओर जैसे ही जैसे जाएंगे उसका जी का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यानी वजन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भारी? तो ध्रुव पर होता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। कभी भी आप देखे होंगे कि जब कोई भी चीज़ गोलाई में चलता है या फिर डब्बे में या किसी भी चीज़ में पानी रखे हुए हैं, यदि आप अंगुली डाल करके उसको हिलाएंगे अंदर से या कोई भी सामग्री लेकर हिलाएंगे तो देखेंगे तो पानी एकदम किनारे 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 का बाहर की तरफ फेंकता जाएगा और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा? जगह बन जाएगा। तो किसका कारण होता है? तो अपकेंद्रीय बल का होता है। छाछ यानी मंठा बनाते हुए आप सभी लोग देखे होंगे, मिक्सी चलता है और वॉशिंग मशीन, ये सब अपकेंद्रीय बल के कारण होते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? यानी दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। द्रव्यमान विभिन्न है तो भार हो सकता है समान हो, तो दोनों पत्थर क्या होंगे? एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण, इसको देख लेते हैं भाई, एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग। करा कि गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण, सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक बार फिर देखिएगा, सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण के ही कारण। पृथ्वी से गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी जो कोई भी ये परिक्रमा कर रहा है किसके कारण कर रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण कर रहा है। चलिए आ जाते हैं आगे भाई, आगे देख लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा कब आते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतःक्रिया के कारण, इसी के कारण ज्वार भाटा आते हैं समुद्रों में। चलिए आ जाते हैं अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का करा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के खोजकर्ता किसने है? तो सर आइजैक न्यूटन ने। जब वो बैठे थे तो उनके ठीक सामने पेड़ से गिरा हुआ फल सेब नीचे गिरता है तो उनके दिमाग बनता है नीचे क्यों आ रहा है, तो वहीं से गुरुत्वाकर्षण बल का क्या करते हैं? ये निर्माण करते हैं, खोज करते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, पदार्थों के सामान्य गुण। अब पदार्थों के सामान्य गुण में देख लेते हैं सबसे पहले साबुन के बुलबुले का दाब, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। करा कि साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक होता है, तो अधिक होता है। जो वायुमंडलीय दाब होता है वो साबुन के बुलबुले के दाब से कम होता है और साबुन का बुलबुला का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के। बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। ठीक है ना। तो देखिए जैसे समुद्र में जब पानी जमता है तो नीचे ऊपर की पानी सतह का जो जम जाता है और नीचे जो होते हैं वो आराम से जो जीव जंतु रहते हैं रह सकते हैं, और इसी कारण झील के अंदर पानी नहीं जमता। चलिए आ जाते हैं आगे भाई थोड़ा सा। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है।
देखिएगा, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज़ की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो वह समुद्र से कुछ ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, जब नदी से समुद्र में जाएंगे तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कुछ ऊपर उड़ जाता है। जब किसी झील जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आकार जो होता है वो बढ़ जाएगा। जब ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए आ जाते हैं आगे, भाई देख लेते हैं। एक बार प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए फिर आ जाते हैं आगे। करा कि किसी वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित होगा। जो वस्तु का घनत्व है वो अपरिवर्तित रहेगा मात्रा घटने बढ़ने से। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायुमंडलीय दाब में कमी होने के कारण। जो वायुमंडलीय दाब होता है उसमें कमी हो जाने के कारण जो पेन होती है वो पेन से स्याही बाहर निकल जाती है। चलिए आज आगे देखते हैं। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्री जल का घनत्व नदी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वहाँ पे आसानी से तैर सकते हैं। चलिए भाई आ जाते हैं आगे, देखते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है, इसलिए वह तैरता है। वायुमंडल में बादल क्या करता है? तैरता है, क्योंकि उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम होता है। लोहे का घनत्व, आगे देखिएगा, कह रहा है कि लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में भी तैरती रहती है। बात समझ में आया? यानी कि जो जल के घनत्व हैं वो पारे से क्या होते हैं? कम होते हैं। पारे का घनत्व से कम होते हैं, पारे का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। चलिए आ जाते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि पौधों की जड़ों से पड़ पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? कोशिकीय तत्व। पौधों के जड़ों से पड़ पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? तो कोशिकीय तत्व का कारण है, इसी की वजह से जल आगे बढ़ता है। स्टोव में मिट्टी के तेल, स्टोव जो होता है, स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ाने का कारण क्या होता है? केशिकत्व का गुण। ये केशिकत्व का गुण है कि जो बत्ती ऊपर चढ़ाते हैं तो वो क्या हो जाता है? और तेज हो जाता है। अब तक ज्ञात पदार्थों में से किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? तो क्वार्टज, जो क्वार्टज है उसकी पदार्थ की प्रत्यास्थता क्या सबसे अधिक है। चलिए फिर तो आगे आ जाते हैं हम लोग। कह रहा कि अपमार्जक मिलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। जो जल का पृष्ठ तनाव होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो जो वायुमंडलीय दाब का मान होता है वो 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। चलिए आ जाते हैं आगे, देखते हैं। जल का सापेक्षिक घनत्व किस राज्य पर सर्वाधिक होता है? तो एक बार गलती से पढ़ लिए। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो -4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। जल से भरी बाल्टी, इसको देखिएगा, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण। किसके कारण? श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है?
तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, धातु की शुद्धता ज्ञात करने में इनका सिद्धांत प्रयोग किया जा सकता है। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? जो शेविंग ब्रश होता है जो लगाते हैं वो क्यों चिपक जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए आ जाते हैं आगे, देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा और है। कह रहा है कि स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है, इसलिए उससे अधिक है आपका रबड़। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक बार आप लोग प्लीज़, जो भी भाई बहन पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसी लग रही है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। जो तेल ज़्यादा कठिनाई से चलता है तो लोग कहते हैं कि तेल दे दीजिए, तो वही तेल दे देते हैं तो घर्षण बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है और वो आसानी से आगे बढ़ने लगता है। जैसे साइकिल हो गया तो उसमें तेल देते हैं। चलिए, आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायु दाब नीचे की वायु दाब से कम होता है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। किसी वस्तु की सतह पर, किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रणोद बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद बल कहते हैं। और इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। क्या कह रहा है कि जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण, जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु की गति करना सरल है। ठीक है ना? तो जल की तुलना में वायु में गति करना क्या है? सरल है। तो ये रहा आप सभी का, दोनों चैप्टर आज कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोगों को क्लास कैसी लगी है और एक बार कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और सेशन को लाइक कर लीजिएगा। और जो भी भाई बहन पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और इन सभी वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद सुशील। यदि नहीं मिलता है तो आप फिर यहाँ से आकर के यूट्यूब चैनल पर उसको देख सकते हैं। उसको हमने लिंक दे दिया है चैनल के अबाउट सेशन में। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।